कोई युद्ध मानव जीवन और दुनिया के लिए कितनी समस्याएं लेकर आता है, इसे अगर समझना हो तो आप रूस यूक्रेन युद्ध को देख सकते हैं। पिछले साल जब इस जंग की शुरुआत हुई तब कई संकटों ने दुनिया को आ घेरा। जंग के शुरू होते ही ऊर्जा और खाद्यान्न संकट से दुनिया घिर गई। एक तरफ गैस और पेट्रोलियम महंगे हो गए तो दूसरी तरफ दुनिया के कई हिस्सों में खाद्यान्न आपूर्ति की कमी होने लगी। खाद्यान्न आपूर्ति में आई कमी की सबसे बड़ी वजह ये रही कि यूक्रेन और रूस दोनों ही खाद्यान्नों के बड़े निर्यातक देश हैं। ये देश काला सागर के रास्ते दुनिया भर में अपने अनाज भेजते हैं, लेकिन युद्ध के शुरू होते ही काला सागर में खतरा बढ़ गया और अनाजों की आवाजाही पर असर पड़ने लगा। संयुक्त राष्ट्र ने इस संकट को पहले ही भांप लिया, लिहाजा युद्ध शुरू होने के 4 महीने बाद यानी पिछले साल जुलाई में संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों से काला सागर अनाज पहल पर रूस और यूक्रेन ने दस्तखत किए। मगर अभी हाल ही में रूस ने इस समझौते से बाहर होने का ऐलान किया है और इसके बाद वैश्विक बिरादरी के सामने तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। रूस के समझौते से बाहर होने से पहले से ही अकाल का सामना कर रहे कई अफ्रीकी देशों के सामने गंभीर खाद्य संकट पैदा हो सकता है। अभी ही वहां खाद्यान्नों के महंगे होने की खबर आ रही है। मध्य पूर्व के देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। साथ ही दुनिया भर में अनाजों की कीमत बढ़ सकती है। रूस के इस समझौते से बाहर होने के बाद रूस और अफ्रीकी देशों के बीच तनाव बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में एक सवाल तो ये है कि आखिर रूस ने इस समझौते से बाहर होने का ऐलान क्यों किया, और दूसरा ये कि इससे खाद्य सुरक्षा और अफ्रीकी देशों पर क्या असर पड़ेगा, और तीसरा ये कि क्या रूस को अब अफ्रीकी देशों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम सभी सवालों पर आएंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि अनाजों के निर्यात में आखिर काला सागर क्यों अहम है। तो असल में काला सागर से लगी तटरेखा रूस और यूक्रेन दोनों देश साझा करते हैं। दोनों देश काला सागर के जरिए आयात निर्यात करते हैं। काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाला एक रास्ता है जो बोस्पोरस जलडमरू मध्य कहलाता है। फिर इससे एजियन सागर और फिर भूमध्य सागर भी जुड़ता है और इस रास्ते जहाजों की आवाजाही होती है और बहुत ही व्यस्ततम मार्गों में से ये एक है। चूँकि काला सागर से सीमा साझा करने के साथ साथ क्रीमिया भी अब रूस के कब्जे में है, तो ऐसे में काला सागर से रूसी और यूक्रेनी जहाजों की आवाजाही पर हमले हो सकते थे। ऐसी ही किसी स्थिति से बचने के लिए अनाज निर्यात समझौता किया गया। क्योंकि इसमें काला सागर की बड़ी भूमिका है, इसलिए इस समझौते का नाम काला सागर अनाज पहल पड़ा। ये समझौता इसलिए अहम था कि यूक्रेन कई अनाजों, खासकर गेहूं के बड़े उत्पादक देशों में से है। यूक्रेन दुनिया के बड़े अनाज आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेनी अनाज दुनिया भर में करीब 400 मिलियन लोगों का पेट भरता है। फरवरी 2022 में जब रूस का यूक्रेन पर हमला हुआ तो कई देशों को अकाल की आशंका हुई। खासकर अफ्रीका और मध्य पूर्व में भूख संकट का खतरा पैदा हो गया। रूसी आक्रमण के चलते खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगी, लेकिन इस समझौते से दुनिया के देशों को काफी राहत मिली और इसके कारण अनाजों की कीमतों को 20% तक कम रखने में मदद मिली थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि एग्रीमेंट से रूस के बाहर होने का असर पूरी दुनिया पर होने वाला है। रूस के बाहर होने के ऐलान के तुरंत बाद वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमत में 3.5% से ज्यादा का उछाल देखा गया। यूक्रेन ने समझौते के तहत पिछले साल 3.2 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक मक्का, गेहूं और अन्य अनाजों का निर्यात किया था। लेकिन अब जब ये समझौता टूट गया है, तब ये माना जा रहा है कि इससे दुनिया के कई देश, खासकर अफ्रीकी देश ज्यादा प्रभावित होंगे। असल में अफ्रीकी देशों जैसे सोमालिया, इथियोपिया, केन्या और दक्षिण सूडान जैसे देशों में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाद्य सुरक्षा सहायता की जरूरत है। इसकी वजह है कि यहाँ सालों से ठीक से बारिश नहीं हुई है। इन देशों में अकाल का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि इन देशों पर रूस के फैसले का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि जब इतने देशों पर इसका असर पड़ेगा तब रूस इस समझौते से अलग क्यों हुआ? तो अगर आपको याद हो तो ये पहला मौका नहीं है जब रूस ने समझौते से बाहर होने का ऐलान किया है। दरअसल पिछले साल नवंबर में भी रूस ने इससे हटने का ऐलान किया था,
हालांकि काफी मान मनव्वल के बाद रूस वापस समझौते के दायरे में आ गया। तब रूस ने यूक्रेन पर क्रीमिया प्रायद्वीप में रूस के काला सागर बेड़े के जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाया था। इस मामले में क्रीमिया को जोड़ने वाला पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और रूस ने इसका जिम्मेदार यूक्रेन को बताया था। मगर अब रूस ने इस समझौते से बाहर होने के पीछे दूसरी ही वजह बताई है। रूस के मुताबिक अनाज समझौते से पीछे हटने के दो कारण हैं। पहला तो ये कि रूस खुद अपने खाद्य और उर्वरक निर्यात में सुधार नहीं कर सका है, और दूसरी वजह में उसने यूक्रेन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यूक्रेन का पर्याप्त अनाज गरीब देशों तक नहीं पहुंच पाया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक अफ्रीकी शांति प्रतिनिधि मंडल को तर्क दिया कि अनाज समझौते से अफ्रीकी देशों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन के अनाज निर्यात का केवल 3% ही सबसे गरीब देशों को जाता है। लेकिन यूक्रेन ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि लगभग 64% गेहूं विकासशील देशों में गया, जबकि मकई का निर्यात विकसित और विकासशील देशों को लगभग समान रूप से किया गया। इसके अलावा रूस की ये भी शिकायत है कि पश्चिमी प्रतिबंध उसके अपने कृषि उत्पादों के निर्यात में बाधा बन रहे हैं। इसलिए पुतिन ने साफ लफ्जों में कहा है कि रूस तभी समझौते में शामिल होगा जब पश्चिमी देश रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा देंगे। अब जहां तक अफ्रीकी देशों के नाराज होने का सवाल है, तो इसकी संभावना कम ही लगती है। इसकी वजह ये है कि रूस ने फौरन ही यूक्रेन से अफ्रीका भेजे जाने वाले अनाज की भरपाई करने का ऐलान कर दिया। समझौता खत्म होने के सवाल पर अफ्रीकी संघ ने निराशा जताई थी, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर अफ्रीका पर ही पड़ने वाला है। लेकिन रूस ने स्थिति को संभालते हुए बिना चार्ज अनाज मुहैया कराने की बात कही है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि रूस इस समझौते में वापस आता है या दुनिया के देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत दौरे पर आए। इस दौरान भारत श्रीलंका ने विजन डॉक्यूमेंट अपनाया। ये विजन डॉक्यूमेंट 5 स्तंभों पर आधारित है। ये है समुद्री कनेक्टिविटी, हवाई संपर्क, ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी, व्यापार, आर्थिक और वित्तीय कनेक्टिविटी तथा कनेक्टिविटी। समुद्री कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स और शिपिंग में मजबूती के लिए भारत कोलंबो, त्रिकोमाली और कांके संथुराई में बंदरगाहों और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग करेगा। वहीं भारत के नागपट्टनम से श्रीलंका के कांके संथुराई एवं रामेश्वरम से तलाई मन्नार के बीच नौका सेवाओं को भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। हवाई संपर्क के लिए चीन और कोलंबो के बीच उड़ानों के विस्तार का उल्लेख किया गया है। वहीं ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी पर दोनों पक्षों ने श्रीलंका और BBIN अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल पहल सहित अन्य क्षेत्रीय देशों के बीच बिजली व्यापार को सक्षम करने के लिए एक उच्च क्षमता वाले पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन स्थापित करने की योजना बनाई है। दोनों देश श्रीलंका के अपस्ट्रीम पेट्रोलियम क्षेत्र को विकसित करने के लिए श्रीलंका के अपतटीय बेसिनों में हाइड्रोकार्बन की संयुक्त खोज और उत्पादन करने के अलावा दक्षिण भारत से श्रीलंका तक एक बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन पर भी काम करेंगे। अफ्रीकन देशों में बार बार होने वाले तख्तापलट में अब एक और देश का नाम जुड़ गया है। दरअसल हाल ही में नाइजर की सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ौम को सत्ता से हटाते हुए वहां तख्तापलट का ऐलान किया। इस तख्तापलट के बारे में राष्ट्रीय टीवी पर वक्तव्य देते हुए उन्होंने बताया कि संविधान को भंग और सभी संस्थानों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही सेना ने देश की सीमाओं को भी बंद कर दिया है। ऐसा अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के बयान के बाद किया गया, जब राष्ट्रपति की नजरबंदी के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उन्हें वॉशिंगटन से अटूट समर्थन का वादा किया था। गौरतलब है कि नाइजर के 2 पड़ोसी देशों माली और बुर्किना फासो ने भी हाल के वर्षों में तख्तापलट का अनुभव किया था। अपने रिश्तों को और मजबूत बनाते हुए हाल ही में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। कोविड-19 महामारी के बाद ये किम जोंग उन की ऐसी पहली मुलाकात है। इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित आपसी मामलों पर चर्चा की और बैलिस्टिक मिसाइलों सहित हथियारों की एक प्रदर्शनी देखी। आपको बता दें कि इस वर्ष उत्तर कोरिया 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध में शत्रुता समाप्त करने वाली युद्ध विराम की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में रूसी रक्षा मंत्री का कोरिया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य ली होंगजोंग सहित एक चीनी प्रतिनिधिमंडल ने भी इस दौरान नॉर्थ कोरिया का दौरा किया। नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन में युद्ध पर रूस का समर्थन किया और अमेरिका को यूक्रेन संकट का जिम्मेदार बताया। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। काला सागर अनाज पहल से रूस के बाहर होने से अफ्रीकी देशों पर ज्यादा असर क्यों पड़ेगा? परीक्षण कीजिए।